नमस्कार। लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे पॉलिटिकल ऑस्ट्रेलिया, आज हम लोग देखेंगे फिजिकल। तो फिजिकल में सबसे पहले देखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है और इसमें पॉलिटिकल में याद होगा कि ये तस्मानिया था। तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में देखो ये लिखा होगा बास स्ट्रेट। देखो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लिखा होगा बास स्ट्रेट। स्ट्रेट मीन्स क्या होता है? जल संधि। जल संधि का तात्पर्य क्या होता है? दो जलों को जोड़ना। दो जलों को जोड़ने का तात्पर्य क्या हुआ? या तो देखो सागर से सागर जुड़ेगा, या तो महासागर से महासागर जुड़ेगा, या सागर से क्या होगा? खाड़ी जुड़ेगी। तो यहाँ देखो जैसे एटलस में देखिएगा बात को, पहले यहाँ देखो तो एटलस में देखो राइट साइड में मतलब ईस्ट की ओर। किसके ईस्ट की ओर? बास स्ट्रेट के ईस्ट की ओर देखो तस्मान सागर लिखा होगा बड़ा बड़ा सा, और उसके वेस्ट में देखो इधर बहुत बड़ा बड़ा लिखा होगा सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। तो इसका मतलब जलसंधि का कार्य क्या होता है? दो जलों को जोड़ना। अब दो जलों को जोड़ना तो इसका मतलब ये बास जलसंधि किसको किसको जोड़ रही होगी? तस्मान सागर को जोड़ रही होगी। किससे? सदर्न ओशियन से। तो इसको आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा बाद को, ठीक है? पहले आप पूरा वीडियो देखेंगे और फिर दोबारा जब देखेंगे वीडियो को तो पॉइंट टू पॉइंट बना के अपना कार्य करेंगे। तो बास जल संधि के बारे में सबसे पहले पॉइंट क्या लिखेंगे कि यह तस्मान सागर और सदर्न ओशियन को क्या करती है? जोड़ती है। दूसरा क्या इसका मेन पॉइंट है? तो दूसरा मेन पॉइंट सुनिएगा, बास स्ट्रेट इज द ओनली सिंगल स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ फेमस फॉर मिनरल ऑयल प्रोडक्शन। ये जो बास जल संधि है ये दुनिया की एकमात्र जल संधि है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल उत्पादन। और खनिज तेल उत्पादन का तात्पर्य समझते हो? पेट्रोलियम पदार्थ। तो ये दुनिया की एकमात्र जल संधि है। जैसे आपने पढ़ा होगा उसमें साउथ अमेरिका में वेनेजुएला देश देखा होगा, तो वेनेजुएला में देखा होगा मैराकाइबो झील। तो मैराकाइबो झील के बारे में खास बात क्या है? वो दुनिया की एकमात्र क्या है? झील, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल उत्पादन के लिए। वैसे ही ये बास जल संधि है जो दुनिया की एकमात्र जल संधि है। अच्छा फिर चलो फिजिकल में देखते हैं। और तो यहाँ देखो एक ब्लैक ब्लैक सब बनी होगी पर्वतमाला। देखो फिजिकल में 3-4 कलर बने होते हैं, या तो हल्का सा ब्लैक बना होता है, या तो फिर बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन बना होता है, या हल्का येलो कलर का चित्र बना होता है, या कुछ नीली नीली लकीरें जैसी खींची होती हैं। वो लकीरें क्या होती हैं? नदियाँ होती हैं। तो यहाँ देखो ये ब्लैक स्पॉट जैसे पूरा पूरा काला काला सब चित्र नज़र आ रहा होगा। तो ये क्या होती है? पर्वतमालाएं होती हैं। तो देखो ऐसे लंबा नीचे से देखना, नीचे से यहाँ देखना किनारे लिखा होगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसको मैंने शॉर्टकट में यहाँ देखो लिख दिया है GDR, गदर नहीं, GDR, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो इसकी खास बात क्या है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की? देखो एटलस में बढ़िया मिल रहा होगा, अगर आराम से देखेंगे तो बहुत विधिवत मिलेगा। तो क्या नाम है इसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो क्या है इसकी खास बात? इट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला। अच्छा एक चीज़ देखो, जब ये पर्वतमाला है सबसे लंबी तो इसका मतलब इसकी कोई ना कोई ऊंची चोटी होगी। तो आपको ऑस्ट्रेलिया में याद होगा कि यहाँ पे दिया था कैनबरा। कैनबरा क्या थी? कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, साथ साथ यूनियन टेरिटरी भी थी। तो फिजिकल में भी देखो क्या लिखा होगा? कैनबरा लिखा होगा। और कैनबरा के तुरंत नीचे देखो लिखा होगा माउंट कोसिस्को। देखो मिला कि नहीं मिला? मिल रहा होगा। इधर देखिएगा सबसे ईस्ट में, पता चला जैसे नए नए एटलस देख रहे हो तो पता चला पीछे यहाँ देखने लगे, पीछे नहीं यहाँ देखो बिल्कुल इसके ईस्ट में। तो कैनबरा मिला होगा। कैनबरा के तुरंत नीचे देखो लिखा होगा। अच्छा तुरंत नीचे का मतलब तुरंत वाला नीचे होता है, तो देखो लिखा होगा माउंट कोसिस्को। तो माउंट कोसिस्को इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? देखो सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अच्छा ठीक। अच्छा देखो ये बीच से देखो एक डैश 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 करके लाइन पूरी जा रही होगी और यहाँ लिखा होगा 23½ डिग्री साउथ और उसका नाम होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। देखो गुजर रही होगी बीचों बीच से। और मकर रेखा क्या कर रही है? ऑस्ट्रेलिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक हो जाएगा नॉर्थ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और दूसरा हो जाएगा साउथ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अच्छा चीज़ देखो 23½ साउथ के नीचे वाला एरिया कौन सा होता है? शीतोष्ण होता है, टेम्परेट जोन होता है। और उसके ऊपर वाला एरिया किसका होता है? उष्ण का होता है।
तो इसका मतलब 23 डिग्री हाफ साउथ के ऊपर वाला जितना एरिया होगा किसका, उष्ण का, उसके नीचे वाला कौन सा एरिया होगा, शीतोष्ण का होगा। तो देखो बीचों बीच गुजर रही है, तो नॉर्थ पार्ट किस में पड़ रहा है, इसका मतलब उष्ण में पड़ रहा है, और साउथ पार्ट वाला किस में पड़ा है, शीतोष्ण पार्ट में पड़ रहा है। क्लियर है चीज़ें बिल्कुल। तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी भाग है वो किस में स्थित है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, और दक्षिणी भाग किस में स्थित है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा बात को। अच्छा, ऐसा क्यों है, बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन मिड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ये क्या कर रही है, बीचों बीच गुजर रही है। अगर बिल्कुल नीचे से गुजरती तो 23.5 के ऊपर वाला पूरा का पूरा क्या हो जाता, उष्ण। तो इसका मतलब पूरा ऑस्ट्रेलिया किस में चला जाता, उष्ण में। और अगर 23.5 यहाँ से गुजर रही होती तो इसका मतलब उसके नीचे कौन सा एरिया होता है, शीतोष्ण। तो पूरा ऑस्ट्रेलिया किस में पड़ जाता, शीतोष्ण में। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बीचों बीच मकर रेखा गुजर रही, तो उसके ऊपर वाला भाग उष्ण और नीचे वाला शीतोष्ण। तो शायद ये भी क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर है। चलो अब देखो, एक हमने रेंज पढ़ी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और जैसे ही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ देखे हो और फिर देखे हो इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को बीच से विभाजित कर रही है दो भागों में, कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जहाँ से विभाजित कर रही है वो हो जाएगा क्या, ईस्ट, और इधर पीछे वाला जहाँ विभाजित कर रही है क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो जैसे ही ईस्ट से ये वाला पूरा का पूरा एरिया किसका होगा, सी का होगा। देखो बोर्ड में ये कॉन्टिनेंट बना है, तो इसका मतलब पूरी पृथ्वी दो ही भागों में विभाजित है, स्थलखंड, और बचा वाला सब क्या हो जाएगा, जल। तो इसका मतलब ये सब क्या हो जाएगा, जल। तो देखो जल से जैसे ही अंदर की तरफ आओगे, अभी जल में आ रहे हो, ठीक है, और जैसे ही आओगे स्थलखंड में, तो स्थलखंड में फिजिकल मैप में देखना, यहाँ पे एक ऐसे देखो नदी बनी होगी, नाम लिखा होगा फिट्जरॉय, देखो बनी है कि नहीं, फिट्जरॉय। जैसे ही मकर रेखा क्रॉस कर रही है फिट्जरॉय, तो ये क्या कर रही है, ये मकर रेखा को दो बार विभाजित करती है। फिट्जरॉय रिवर की खास बात क्या है, इट्स क्रॉस टू टाइम्स टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ये मकर रेखा को क्या कर रही है, दो बार विभाजित कर रही है। अच्छा, ऐसे ही देखो इस मकर रेखा को पकड़े पकड़े पीछे की ओर चले आओ, तो देखो लिखा होगा यहाँ पे एक पर्वतमाला बनी होगी काली काली, लिखा होगा मैकडोनल्ड रेंज लिखा होगा, देखो लिखा होगा मैकडोनल्ड रेंज, और उसकी ऊंची चोटी भी लिखी होगी माउंट जेल, देखो लिखा होगा माउंट जेल लिखा है। तो मैकडोनल्ड क्या है, मकर रेखा के बीचों बीच स्थित है, और इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट जेल है। मिल रहा होगा सब कुछ विधिवत। अच्छा, और पीछे की ओर चले जाओगे मैकडोनल्ड के पीछे की ओर, तो देखो मैकडोनल्ड के पीछे की ओर आओगे तो डैश 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 करके लाइन पे, यानी मकर रेखा पर ही एक झील मिलेगी, नाम होगा लेक डिसअपॉइंटमेंट, मिला है, लेक डिसअपॉइंटमेंट। इसकी खास बात क्या है, इसके मध्य से क्या होती है, मकर रेखा गुजरती है। कुछ और भी कई सारी झीलें हैं जो बड़ी खास हैं, जैसे देखो ये तो लेक डिसअपॉइंटमेंट देख लियो, और लेक डिसअपॉइंटमेंट के जैसे यहाँ पर ऊपर बना है, वैसे तुम भी अपने उसमें एटलस में देखोगे तो लिखा होगा लेक मैके, सुनिए लेडीजों में मायका चलता है, इसे लिखा होगा मैके। अच्छा, फिर देखना लेक डिसअपॉइंटमेंट के नीचे देखो लिखा होगा तुरंत गिब्सन डेजर्ट, देखो लिखा होगा उसके तुरंत नीचे, हाईलाइट करते रहिएगा बराबर, पता चला देख ही रहे हैं। लेक डिसअपॉइंटमेंट के तुरंत ऊपर देखो लिखा होगा ग्रेट सैंडी डेजर्ट, लिखा ग्रेट सैंडी डेजर्ट, और उस गिब्सन डेजर्ट के नीचे देखो लिखा होगा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लिखा है। अच्छा, फिर देखो ये जो वो दिया है मैकडोनल्ड रेंज, फिर से आ जाओ मैकडोनल्ड रेंज पे, भूल तो नहीं गए, मैकडोनल्ड रेंज पे आ गए होगे। मैकडोनल्ड रेंज के तुरंत ऊपर देखो लिखा होगा तनामी डेजर्ट, लिखा। अच्छा, अब देखिएगा मैकडोनल्ड के थोड़ा सा नीचे देखो लिखा होगा सिम्पसन डेजर्ट, मैकडोनल्ड के नीचे थोड़ा सा ईस्ट में, मैकडोनल्ड के नीचे थोड़ा सा ईस्ट में, मैकडोनल्ड के नीचे बिल्कुल नीचे मत देखने लगिएगा, मैकडोनल्ड के नीचे देखना है, थोड़ा सा ईस्ट में देखना है, मतलब आगे की ओर देखना है, मिल जाएगा सब कुछ, देखो आराम से मिल रहा होगा, ठीक है। अब मुझे यही उम्मीद है कि सब आराम से मिल ही रहा होगा, और नहीं मिल रहा होगा तो समझ लेना फिर बहुत ही बड़े वाले हो। सिम्पसन डेजर्ट के नीचे देखो लिखा होगा स्टोनी डेजर्ट, मिल रहा है। चलो
ये जितने भी मरुस्थल हैं ये बताना चाहते हैं कि देखो हम बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। और एक खास बात देख रहे होगे, मैकडोनल्ड के आगे अगर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यहाँ से ऐसे मान लो मैकडोनल्ड से यहाँ से डिवाइड कर लिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पश्चिमी भाग। तो देखो पश्चिमी भाग पूरा एटलस में पीला पीला बना होगा लगभग में, और ये पीला चित्र क्या बताना चाहता है कि हम मरुस्थल हैं। इसका मतलब आधा लगभग में, पूरा ऑस्ट्रेलिया चेक कर डालोगे तो लगभग में तुम्हें क्या दिखेगा, आधा ऑस्ट्रेलिया पीला है। इसका मतलब आधा ऑस्ट्रेलिया कैसा है, मरुस्थल है, और इसमें संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो एक क्वेश्चन आता है कि दुनिया में सर्वाधिक मरुस्थलों वाला महाद्वीप किसे कहते हैं, तो कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो दुनिया में सर्वाधिक मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। सबसे बड़ा कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में, सहारा सुने होंगे, आगे चल के अफ्रीका पढ़ाएंगे तब दिखेगा। अच्छा और एक चीज़ देखो, ज़्यादा मरुस्थल ये बताता है कि वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम। अब वर्षा की मात्रा कम होगी, इसे क्या कहेंगे, प्यासी भूमि का देश, क्योंकि वर्षा की मात्रा कम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्यासी भूमि का देश हो जाएगा। तो ये भी वन लाइनर फैक्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा देखो दोनों के आगे ये लगा है ग्रेट, यहाँ लगा है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, और यहाँ क्या लगा है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। अच्छा दोनों में ग्रेट लगा, इसका मतलब दोनों महान है। महान का तात्पर्य क्या हुआ, बड़े हैं। तो इसको कैसे फिर डिफाइन करेंगे, तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट किस पार्ट में पड़ रहा है, नॉर्थ पार्ट में पड़ रहा है, और ग्रेट विक्टोरिया किस पार्ट में पड़ रहा है, साउथ पार्ट में पड़ रहा है। तो खास बात क्या हो जाएगी, ग्रेट सैंडी डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ नॉर्थ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो जाएगा, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। तो दक्षिणी भाग का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो जाएगा, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। अच्छा इस उत्तरी और दक्षिणी भाग को कौन विभाजित कर रहा है, मकर रेखा विभाजित कर रही थी। अच्छा यहाँ देखो इधर, अगर हम मकर रेखा को ही हटा दें तो मकर रेखा चूंकि ऑस्ट्रेलिया को कितने भागों में विभाजित कर रही है, दो भागों में विभाजित कर रही है, और मकर रेखा को मैं हटा दूं तो फिर ना उत्तरी भाग बचेगा ना क्या बचेगा, दक्षिणी भाग। तो इसका मतलब दोनों के आगे महान लगा, दोनों बड़े हैं, तो कोई सबसे बड़ा होगा, तो कोई सबसे बड़ा कौन है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो क्या फिर लिखोगे नोट्स में, तो हेडिंग डालना ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, और इसमें क्या लिखोगे, ये लिखोगे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। मतलब क्या लिखोगे कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग का तो सबसे बड़ा मरुस्थल है ही, साथ ही साथ ये क्या है, पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्या है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। अच्छा चलो देखो पॉलिटिकल में ध्यान देना, पॉलिटिकल में देखोगे तो यहाँ पे आपका शहर एक दिया था वेपा। चलो अभी मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा इसके बहाने, तब पता चलेगा यहाँ वेपा है। अब वेपा कहाँ पड़ता है, तो यहाँ देखो लिखा होगा केप यार्क पेनिनसुला, लिखा होगा केप यार्क प्रायद्वीप, लिखा होगा, लिखा है फिजिकल में। तो यहीं पे वेपा है। अब वेपा किसके लिए प्रसिद्ध था, फेमस फॉर बॉक्साइट प्रोडक्शन। तो इसका मतलब ये बॉक्साइट प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कहाँ प्राप्त हो रहा है, केप यार्क प्रायद्वीप। पेनिनसुला का तात्पर्य क्या है, प्रायद्वीप। और प्रायद्वीप क्या होता है, ऐसा स्थलखंड जो तीन तरफ पानी से क्या हो, घिरा हो, इसीलिए भारतीय प्रायद्वीप कहते हो दक्षिण भारत को, समझ रहे हो, क्योंकि तीन तरफ पानी से घिरा होता है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार से। ऐसे ही यहाँ भी है। तो देखो ये भी तीन से घिरा हुआ है केप यार्क पेनिनसुला। ऊपर क्या है, अराफुरा सागर मिलेगा, और नीचे देखो इसके मिलेगा गल्फ ऑफ कार्पेंटियर, और उसके बाद कोरल सी, तीन मिलेंगे सागर, समझ रहे हो। तो ऐसे ये पेनिनसुला है। अच्छा और एक चीज़ देखो, ग्रेट डिवाइडिंग, अब बहुत ध्यान से देखना नहीं तो फिर मिलेगा है नहीं। तो देखो केप यार्क पेनिनसुला के जैसे नीचे उतरोगे तो यहाँ देखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूरी बनी होगी। अब वहाँ से देखो तीन नदियाँ निकल रही होंगी, एक निकल रहा होगा मिचेल रिवर, और एक निकल रही होगी कौन, गिलबर्ट, और एक निकल रही होगी फ्लेंडर। देखो निकल रही बराबर ऊपर की ओर से, ये देखो मिचेल निकल रही होगी, गिलबर्ट निकल रही होगी, और ये कौन निकल रही होगी, फ्लेंडर्स निकल रही होगी, निकल रही है। और ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं, और इस गल्फ में जाकर के क्या हो जाती हैं, तो गिर जाती हैं। ठीक है, तो नोट करके क्या लिखोगे कि ये तीनों नदियाँ यहाँ से निकलती हैं और इस खाड़ी में गिर जाती हैं, ये नोट्स में लिख लोगे। अब ऐसे ही ना लिख देना कि ये नदियाँ यहाँ से निकलती यहाँ गिर जाती हैं, उनका नाम लिखना, नदियों का नाम लिखना, अब कहाँ से निकलती हैं वो लिखना, और कहाँ गिरती हैं उसका नाम लिखिएगा, और जो कि एटलस में लिखा होगा, ठीक है, वो लिख लीजिएगा। अच्छा और एक चीज़ देखो, तनामी डिजर्ट के तुरंत ऊपर देखो तो लिखा होगा बर्कले टेबल लैंड, ये टेबल लैंड।
बहुत सारे लोग टेबल लैंड का तात्पर्य नहीं जानते होंगे। जनरली प्लेटू को पठार कहते हैं, तो टेबल लैंड को भी पठार कहा जाता है। और इसका जिक्र तुम्हें सिर्फ एक जगह मिलेगा, वर्ल्ड लेवल पे तो यहाँ मिल जाएगा, और भी कई सारे महाद्वीपों में मिल जाएगा। जैसे भारतीय प्रायद्वीप क्या है, एक पठारी क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं, इंडियन टेबल लैंड। जो लोग मुझसे ऑफलाइन इंडियन जियोग्राफी पढ़े होंगे और उसमें पठार टॉपिक पढ़े होंगे तो वहाँ बिल्कुल क्लियर होगा। तो यहाँ देखो लिखा है क्या, बर्कले टेबल लैंड। तो ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पठार है, बर्कले टेबल लैंड। ये लिखिएगा हेडिंग डाल के। और टेबल लैंड की हिंदी क्या लिखेंगे, मेज स्थल। शुद्ध हिंदी मेज स्थल होती है, लेकिन ब्रैकेट में क्या डाल देना अपने, पठार। ये पठार है, तो क्या लिखोगे, बर्कले टेबल लैंड को, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पठार है। क्लियर है। अच्छा चलो देखो, यहाँ देखो ये इस क्षेत्र में देखो लिखा होगा किम्बरले प्लेटू। किम्बरले प्लेटू लिखा है। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल सा आता है कि किम्बरले प्लेटू जो है वो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। जबकि किम्बरले कहाँ है, किम्बरले एक शहर है दक्षिण अफ्रीका का, और किम्बरले के नाम से वहाँ एक खान पाई जाती है जो कि हीरे की दुनिया की सबसे बड़ी खान है। समझ रहे हो। और हीरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, रूस करता है। चलो ये तो जीके टाइप का हो गया। फिलहाल हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं तो पूरा फोकस हम इस पे करेंगे, कोई जीके के पे फोकस नहीं करेंगे। अच्छा चलो देखो, तो देखो लेक मैके याद आई होगी, लेक डिसअपॉइंटमेंट याद आई होगी। उसके नीचे देखो ग्रेट विक्टोरिया के नीचे लेक बर्ले दिखी होगी, नहीं दिखी है, देखो लेक बर्ले मिल जाएगी। और एक और है सिम्पसन डेजर्ट के नीचे देखो काला काला एक एरिया बना होगा, लिखा होगा लेक आयर। काला काला एरिया बना होगा सिम्पसन डेजर्ट के नीचे और लिखा होगा एल आयर। एल का मतलब क्या होता है, लेक आयर। मिल रहा है। लेक आयर की खास बात क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। खास बात क्या है, ऑस्ट्रेलिया की ये क्या है, सबसे बड़ी झील है। जितनी भी झीलें इनमें सबसे बड़ी है, और साथ साथ ही सबसे गहरा स्थान भी है। सबसे ऊंचा स्थान कौन था, माउंट कोसिस्को। अच्छा और एक चीज़ देखो, सबसे नीचे उतरते चले आओगे तो देखो लिखा होगा बड़ा बड़ा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट लिखा होगा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट लिखा है। और देखो उसी के आगे बढ़ते चले जाओगे तो देखो ये लंबा लंबा यहाँ पे ऐसे दिया होगा गल्फ ऑफ स्पेंसर। गल्फ ऑफ स्पेंसर मिला है। अच्छा जिनके पास स्कूल एटलस होगा, स्कूल, उनमें ये चीज़ मिलेगी, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस में नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल बढ़िया है, सबसे बढ़िया एटलस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट होता है। तो आप लोग पेन से लिख लेना बाद को, क्या लिखेंगे, ये गल्फ ऑफ स्पेंसर के बगल में आगे जैसे हमने लिखा है यहाँ लिख लेना गल्फ ऑफ इनकाउंटर। इनकाउंटर की खाड़ी लिखिएगा, ठीक है। अब चलो इसकी खास बात देखो, तो यहीं से देखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के सबसे दक्षिणी भाग से, देखो दक्षिणी भाग से, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के सबसे दक्षिणी भाग से एक नदी जा रही होगी, नाम लिखा होगा मर्रे, लिखा है। अच्छा और एक चीज देखो, मर्रे के ऊपर जाओगे तो एक डार्लिंग नदी मिलेगी, और डार्लिंग की भी एक सहायक नदी है बारवन। तो बारवन डार्लिंग की सहायक नदी है, डार्लिंग किसकी सहायक नदी है, मर्रे की। तो मर्रे की खास बात क्या है, इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड डार्लिंग इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ मर्रे। खास बात क्या लिखोगे, मर्रे क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है और लंबी नदी है, और डार्लिंग क्या है, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। अब सुनो, परीक्षा तो ऐसे नहीं पूछती है, ये तो जीके टाइप का हो जाएगा ना कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी बताओ, बता दिया मर्रे, उसकी सबसे लंबी सहायक नदी बताओ, वो भी बता दिया डार्लिंग। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा नहीं, अच्छे लेवल के एग्जाम में ये बनेगा क्वेश्चन। देखो मर्रे नदी और डार्लिंग नदी, यहाँ देखना बहुत आराम से देखना, उसके बाद एटलस में देखिएगा। मर्रे नदी और डार्लिंग नदी, दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब। हिंदी इंग्लिश दोनों का एक ही मतलब होता है, दोआब। दो का मतलब दो, आब का मतलब नदियाँ। तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र कैसा होगा, अच्छा दो नदियों के बीच का क्षेत्र बहुत उपजाऊ होगा क्योंकि पानी की सुविधाएं प्रॉपर मिल रही होंगी। तो इसका मतलब ये क्षेत्र कैसा होगा, बहुत उपजाऊ होगा। और इसका एक नाम है रेवेरिना। तो खास बात नोट्स करके लिखिएगा, बिल्कुल समझ रहे हो। नोट करके क्या लिखेंगे, रेवेरिना इज द दोआब एरिया बिटवीन मरे एंड डार्लिंग रिवर। जो रेवेरिना है वो मरे और डार्लिंग के बीच का क्या है, दोआब क्षेत्र है। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। और जब दोआब क्षेत्र है तो एक क्वेश्चन आएगा, ऑस्ट्रेलिया का रेवेरिना क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है या किस लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध होगा, खनिज तेल के लिए तो होगा नहीं, किसी
पर्सनल खनिज के लिए तो होगा नहीं, या पेट्रोलियम पदार्थ के लिए होगा नहीं। किसके लिए होगा? जब दोआब क्षेत्र है तो पानी की सुविधाएं बहुत बढ़िया होंगी, तो किसके लिए होगा? कृषि उत्पादन के लिए। ठीक है। अच्छा, और चीज देखो, इसका सबसे बड़ा बेसिन, ये देखो लिखा होगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन, स्टोनी डेजर्ट के आगे लिखा होगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन। अब बेसिन का तात्पर्य क्या होता है? मुख्य नदी से जुड़ने वाली सहायक नदियां या और कई सारी सहायक नदियों का व्यापक क्षेत्र क्या कहलाता है? बेसिन। तो ये ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन है। तो उम्मीद है मुझे कि सब कुछ क्लियर ही होगा। अच्छा, और एक चीज़ देखो, मैकडोनल्ड रेंज देखे हो, उसके नीचे देखो लिखा होगा मुसग्रेव रेंज, लिखा है मैकडोनल्ड के नीचे, और उसकी ऊंची चोटी भी लिखी होगी माउंट वुडरॉफी। तो माउंट वुडरॉफी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मुसग्रेव रेंज, और माउंट जील ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ किसकी? मैकडोनल्ड रेंज। क्लियर है? इसकी कई सारी और सारी नदियां हैं, जैसे एक बहुत मुख्य नदी है। क्या नदी है? आयर झील से ऊपर की तरफ देखो एक नदी निकल रही होगी, डायमंटीना। अब सुनो बहुत अच्छी बात, ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट में देखोगे यहाँ लिखा होगा इंडियन ओशियन। देखो लिखा है कि नहीं? इंडियन ओशियन लिखा होगा, लिखा है। और इंडियन ओशियन में यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि एटलस में बना ही नहीं होगा, तो देखिएगा भी नहीं। फिलहाल यहाँ देखिए, एटलस में है ये नहीं। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है डायमंटीना। डायमंटीना, डायमंटीना की खास बात क्या है? इस डायमंटीना की खास बात क्या है? यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी नदी है। और डायमंटीना की खास बात क्या है? अब देखिएगा, किताब में बहुत गलत दिया रहता है, जनरली बहुत सारे टीचर पढ़ाते भी बहुत गलत है। तो ये बिल्कुल हम फैक्ट बताने जा रहे हैं, ओरिजिनल, जो कि सिविल में पढ़ने को मिलता है। हम लोग ऑप्शनल में पढ़े थे तो उसमें पढ़ने को मिला था, और जो कि सत्य भी है। ये जो डायमंटीना है वो किस महासागर में है? हिंद महासागर में। तो डायमंटीना इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन ओशियन। जो डायमंटीना है वो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है। किताबों में क्या दिया रहता है? जावा ट्रेंच, कभी देखिएगा, मिलेगा भी। तो जावा ट्रेंच इज द नॉट डीपेस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन ओशियन। कौन? डायमंटीना इज द डीपेस्ट पॉइंट। क्लियर है? तो ये सब रहा। और एक और जल संधि बची है, कौन? ये अराफुरा सागर और कोरल सागर के बीच में एक मिलेगी टोरस स्ट्रेट। तो हमने कहा था जल संधि किसका कार्य करती है? दो जलों को जोड़ने का। तो टोरस जल संधि किसको किसको जोड़ देगी? कोरल सागर को जोड़ देगी, किससे? अराफुरा सागर से जोड़ देगी। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, यहाँ एक बस बचा है, बस देख लो। देखो ये सबसे ऊपर देखो लिखा होगा क्रोकर आइलैंड लिखा होगा। देखो लिखा है कि नहीं? क्रोकर आइलैंड सबसे ऊपर, यहाँ पे देखो छोटा छोटा वो लिखा होगा, क्रोकर आइलैंड लिखा होगा, लिखा है। अब क्रोकर आइलैंड के नीचे एक आइलैंड बना तो होगा, लेकिन नाम नहीं लिखा होगा। आइलैंड बना तो होगा एटलस में, लेकिन नाम नहीं लिखा होगा। उसका नाम लिख लेना, कासबर्ग आइलैंड। तो एटलस में लिख लीजिएगा कासबर्ग आइलैंड। ये क्या है? इट इज़ द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ द वर्ल्ड, या दुनिया की पहली रामसर साइट है। रामसर साइट के बारे में इन्वायरमेंट में बताएंगे क्या होती है रामसर साइट। तो मुझे उम्मीद है सब कुछ समझ गए होंगे, और मेरे हिसाब से कुछ छूटा भी नहीं है। चलो कमेंट करके बताइएगा, अगर कुछ छूटा हो तो मैं फिर से एक नया वीडियो लाऊंगा, और फिजिकल पॉलिटिकल मिक्स करके मैं चीज़ों को बताऊंगा। अच्छा, बस एक काम और करिएगा, अभी एक चीज़ और बची है। क्या? जब जिनके पास ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस होगा, किसमें होगा? इंग्लिश वाला होगा, हिंदी वाला नहीं, और सिर्फ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट इंग्लिश वाला होगा। तो एक पेज ज़रा खोल लीजिएगा, आगे फिजिकल के आगे एक पेज खोलो और फिर देखो, उसमें 6-7 ऑस्ट्रेलिया बने होंगे। एक पेज आगे खोलो, आगे का मतलब आगे होता है, पीछे नहीं होता है, मतलब अगला खोलो। अगर 80 पेज है तो 81 पेज खोलो, समझ रहे? ऑस्ट्रेलिया के आगे तो देखो पहला जो ऑस्ट्रेलिया बना होगा एक चित्र में, सीधा करो एटलस को। एटलस को बहुत लोग सीधा नहीं करते हैं, वैसे सीधा करो।
और सीधा करोगे तो पहला वाला ऑस्ट्रेलिया देखना, पहला जो बना है। पहले ऑस्ट्रेलिया में देखो ये एक ऐसे लोकल विंड जा रही होगी जिसका नाम होगा ब्रिक फील्डर, जा रही है। इट इज़ द वार्म लोकल विंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मैं बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना। ये 23.5 का एरिया है, उसके नीचे 30 का एरिया होगा साउथ का, ये तो जानते ही हो। और इस क्षेत्र में क्या चलती है? ट्रेड विंड्स चलती हैं, ट्रेड विंड। अब ट्रेड विंड्स क्या करेंगी? अच्छा, सूर्य का जब प्रभाव होगा तो इस एरिया में वेपोराइजेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, और किसका निर्माण हो जाएगा? बादलों का निर्माण हो जाएगा। और ये बादल क्या करेंगे? ट्रेड विंड्स के सहारे चलेंगे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकराएंगे और वर्षा कराएंगे। लेकिन पर्वत की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, कुछ बादल ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से पार करके बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो किसका रास्ता देखेंगे? कहीं मार्ग में अवरोध मिल जाए, क्योंकि जब तक बादलों को अवरोध नहीं मिलता है तब तक वो टकरा करके पानी नहीं गिराते हैं। मार्ग में एक अवरोध मिलेगा, कौन? मैकडोनल्ड। और इसीलिए यहाँ वर्षा करा करके बढ़िया और फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे कोई रेंज नहीं ज़्यादा मिलती हैं तो इसलिए क्या होता है? पानी नहीं गिरता है। और जब पानी नहीं गिरेगा तो आगे वाला क्षेत्र किसका पड़ जाता है? मरुस्थल का पड़ जाता है। क्लियर है? तो इसीलिए देखो इधर सब मरुस्थल होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो ब्रिक फील्डर चलती है तो ये क्या करती है? तो कहीं ना कहीं देखो ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट से होते हुए जा रही है। अब बहुत गर्म मरुस्थल है, अब गर्म मरुस्थल है, अब ये गर्म फिर हवा चलेगी यहाँ। अब गर्म हवा चलेगी तो गर्म हवा के साथ बालू के कण होते हैं जो कि बहुत धारदार होते हैं, नुकीले होते हैं। और ये क्या करेंगे? लगातार मैकडोनल्ड रेंज से टकराएंगे तो फिर क्या होगा? इसका क्षरण होगा। जैसे अरावली का होता है, थार के मरुस्थल से चलने वाली लू हवाएं अरावली को क्या करती हैं? क्षरित करती हैं। इसीलिए वर्तमान में अरावली क्या हो चुका है? अपशिष्ट पर्वत हो चुका है, अवशेष मात्र बचा है। जो वर्तमान में अरावली दिखता है वैसा है नहीं। ऐसे ही मैकडोनल्ड का भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? क्षरण। अच्छा, मान लो जैसे पूरा खत्म हो गया मैकडोनल्ड, तो फिर क्या होगा ऑस्ट्रेलिया में? तो फिर होगा क्या? जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को पार करके बादल आ रहे थे तो क्या मैकडोनल्ड से टकराएंगे? नहीं टकराएंगे। तो जब कहीं भी बादल नहीं टकराएंगे तो पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा? मरुस्थल हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक खास बात देखो, जैसे तुम लोग पढ़ते होगे कि अफ्रीका महाद्वीप में दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन जैव विविधता के प्रकार सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कारण क्या है? देखो, मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी का ना गिरना का मतलब ये नहीं होता कि जैव विविधता नहीं है। जैव विविधता का तात्पर्य होता है पादप एवं जंतुओं के प्रकार एवं उनकी संख्याएँ होना चाहिए। तो यहाँ पादप नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे ज़्यादा, तो क्या जीव जंतु भी नहीं होंगे? अरे मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत तगड़े तगड़े जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसमें जीवों के बहुत प्रकार होंगे। और साथ साथ ये मैदानी क्षेत्र है, साथ साथ जंगली क्षेत्र है, तो इसमें भी पादपों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, साथ साथ जीवों की संख्या भी यहाँ अलग होगी। तो यहाँ पेड़ पौधों की कई प्रकार की वैरायटियाँ पाई जाती हैं, उसके साथ साथ जीव जंतुओं की भी कई सारी वैरायटियाँ पाई जाती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र की जीव जंतु की अलग वैरायटी पाई जाएगी और यहाँ मैदानी क्षेत्र में या जंगली क्षेत्र में पाई जाने वाली जीव जंतुओं की संख्या भी अलग टाइप की होगी। तो यहाँ जंतुओं के प्रकार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, साथ साथ पेड़ पौधों के तो प्रकार रहते हैं। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता के प्रकार पाए जाते हैं। दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता नहीं पाई जाती। तो दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में। किस देश में पाई जाती है? तो वो ब्राज़ील आता है। साउथ अमेरिका पढ़ाएंगे तो बताएंगे। सबसे बड़ा जंगल है, जंगल में निवास करते हैं पक्षी, इसीलिए उसे पक्षियों का देश भी कहते हैं ब्राज़ील को। समझ रहे हो? तो शायद समझ गए होंगे। ऑस्ट्रेलिया का आधा भाग मरुस्थली होने के कारण जंतुओं के कई सारे प्रकार पाए जाते हैं और इधर पूरी भाग में जंगल ज़्यादा पाए जाते हैं, उसमें पेड़ पौधों के प्रकार साथ साथ जंतुओं के भी प्रकार ज़्यादा पाए जाते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए पूरे ऑस्ट्रेलिया में जंतुओं के प्रकार बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और साथ साथ पेड़ पौधों के तो प्रकार रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एक क्वेश्चन आएगा सिविल में, अब यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेगा क्या कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में दिन प्रतिदिन मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है? स्पष्टीकरण दीजिए। तो चित्र बना के समझाना पड़ेगा। ये ट्रेड विंड्स का कार्य बताना पड़ेगा, कैसे बादल पार करते हैं, कैसे मैकडोनल्ड से टकरा के वर्षा कराते हैं, फिर कैसे ग्रेट विक्टोरिया से ब्रिक फील्डर चलती है, धीरे धीरे क्षरण करती है। जब क्षरण कर देगी तो मार्ग में अवरोध मिलेगा नहीं, और जब अवरोध नहीं मिलेगा तो वर्षा कराएगा? नहीं कराएगा।
तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब क्षरण हो जाएगा तो पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा, मरुस्थलमय हो जाएगा। तो चित्र के साथ अगर आंसर लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलो, कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे साउथ अमेरिका का। तब तक के लिए धन्यवाद।